आज जो हम डेमो देख रहे हैं दोस्तों, एलाइड के लेक्चर का डेमो आपको मिलेगा। वो मिलेगा आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट का। देखिए जी, चंबा। तो माइक सारे अपने ऑफ रखिएगा, क्योंकि यही वीडियो दोस्तों बाद में यूट्यूब में अपलोड करके आपको दी जाएगी, है ना। तो देखिए, जो चंबा का इतिहास है, इतिहास पाने के दो तरीके बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक रहता है वंशावली। वंशावली यानी कोई पुस्तक ऐसी रहती है जिसका हमें पता चलता है कि पहले ये राजा रहे, फिर वो राजा रहे, फिर वो राजा रहे, यानी सीक्वेंस में हमें राजा मिले। एक तो वो रहता है, और दूसरा में रहता है कि किसी पुस्तक के थ्रू या किसी ऑथर ने उस राजधानी या उस रियासत के बारे में लिखा गया हो, तब हमें पता चलता है। तो चंबा का इतिहास हमें दोस्तों वंशावली से पता चलता है। अब किसी भी जगह का इतिहास हमें वंशावली के थ्रू तभी पता चलेगा जब वहां पर ना तो किसी के द्वारा आक्रमण किया गया होगा, ना तो किसी के द्वारा अटैक किया गया होगा, ना तो बाहर से किसी के द्वारा छेड़खानी की गई होगी। तभी हमें उसी रियासत का जो इतिहास है वो वंशावली के द्वारा प्राप्त होता है, यानी जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी राजा आगे की ओर चलते रहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले वंशावली को हम देखते हैं कि वंशावली को आप क्या लिख सकते हैं। तो वंशावली का मतलब होता है दोस्तों लोगों की कालक्रम सूची, कि पहले कौन रहे, उसके बाद कौन रहे, और उसके बाद कौन रहे। ठीक है जी, आगे चलिए। पूरे के पूरे पंजाब हिमालय में, पूरे के पूरे पंजाब हिमालय में, और दोस्तों हिमाचल हिमालय में, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में चंबा एकमात्र ऐसी रियासत थी, या चंबा एकमात्र ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी दोस्तों जिस पर मुसलमानों का आक्रमण नहीं हुआ। क्योंकि देखो, आप देखेंगे कि जो कांगड़ा था वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण रहा, फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण रहा, है ना। तो चंबा एकमात्र ऐसी रियासत थी पंजाब हिमालय और हिमाचल हिमालय में जिसके ऊपर दोस्तों बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। अगर इसके ऊपर हमें बाहरी आक्रमण नहीं हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इसकी वंशावली जरूर मिली है। ठीक है जी। ना तो मुसलमानों का आक्रमण हुआ, ना ही गोरखों का आक्रमण हुआ। देखो, गोरखों ने भी अटैक किया है दोस्तों। गोरखों ने कब अटैक किया है? एक बार राजा संसार चंद एक राजा थे। संसार चंद हिमाचल प्रदेश के कह लीजिए या कांगड़ा के कह लीजिए सबसे शक्तिशाली राजा रहे। उनका एक ड्रीम था, वो चाहते थे कि जितनी भी रियासतें हैं वो सारी की सारी मेरे अंडर आ जाए। तो संसार चंद ने हर जगह पर अपने अटैक करना चाहा, हर जगह पर उन्होंने अटैक किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी ये रही कि उन्होंने बिलासपुर के राजा महान चंद पर आक्रमण कर दिया। और बिलासपुर के राजा महान चंद ने क्या किया कि गोरखा अमर सिंह थापा को बुला दिया। जब गोरखा वहां से आया, तो गोरखा जब आए थे दोस्तों, तो ऐसा कहा जाता है कि जो धरती थी ना वो लाल हो गई थी, यानी कि पूरा का पूरा जो बाजार रहता था वो लाल रहता था। इतना खतरनाक घातक आक्रमण करते थे गोरखा। तो क्या हुआ कि गोरखे भी दोस्तों चंबा तक जो थे नहीं पहुंच पाए, वो भी उनकी वंशावली को समाप्त नहीं कर पाए। इसीलिए हमें चंबा का जो इतिहास है वो वंशावली के थ्रू प्राप्त होता है। दूसरा, चंबा का स्रोत हमें पता चलता है दोस्तों, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। उस पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। ये जो पुस्तक राजतरंगिणी है, इसके ऑथर हैं दोस्तों कलहण। कलहण के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी में यह बताया गया है कि चंबा में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं ठाकुर, और एक पाए जाते हैं दोस्तों राणा। एक पाए जाते हैं ठाकुर और एक पाए जाते हैं राणा, लेकिन जो ज्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं राणा, और ये जो ठाकुर हैं ये काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो चंबा के मेन ठाकुर हैं, एक है दोस्तों बेहड़ा के। एक कहां के ठाकुर हैं? बेहड़ा के। और एक है किलाड़ के। और एक कहां के हैं? किलाड़ के। ये दो ठाकुर बहुत फेमस है चंबा के, एक बेहड़ा के ठाकुर और एक किलाड़ के ठाकुर।
राणाओं के पास काफी भूमि थी, मोस्ट ऑफ द चंबा था वो राणा के अंडर ही रहा दोस्तों। तो जहां पर ये ज्यादातर रहते थे, एक जगह का नाम था मुलखियार। एक जगह का क्या नाम था? मुलखियार। और एक और जगह थी जिसका नाम था देवी कोठी। देवी कोठी, कई इसे कहते हैं देवीरी कोठी। देवीरी कोठी, ये जगह एक ही है। मुलखियार या देवी कोठी या देवीरी कोठी, ये जगह एक ही है। यहां पर आज के समय पर भी दोस्तों जो राणा और ठाकुर है उनकी कोठियां आज भी इन दोनों जगहों पर देखी जा सकती है प्रेजेंट टाइम में, इन दो जगहों पर। देखो, सवाल पूछने का नजरिया किसी भी तरह से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। आपको पूछा जाएगा कि बताइए देवी कोठी जो जगह है वो कहां पर स्थित है, या मुलखियार जो जगह है वो कहां पर स्थित है, और वहां पर किन की कोठियां पाई जाती हैं। तो आप कहेंगे जी चंबा के जो राणा और ठाकुर हैं उनकी कोठियां मुलखियार और देवी कोठी नामक स्थान में पाई जाती हैं, है ना। इसी के साथ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। यहाँ के चंबा के एक बहुत ही प्रसिद्ध राणा हुए, है ना, जिनको हम कहेंगे त्रिलोकीनाथ के राणा। जिनको हम क्या कहेंगे? त्रिलोकीनाथ के राणा। अगर आपको पता होगा कि ये जो त्रिलोकीनाथ का जो मंदिर है दोस्तों, ये लाहौल स्पीति में उदयपुर नामक स्थान में स्थित है। इस त्रिलोकीनाथ मंदिर की जो स्थापना की गई है या ये जो बनाया गया है, इससे संबंधित एक व्यक्ति हैं जिन व्यक्ति का नाम है धनराज राणा। उन व्यक्ति का क्या नाम है? धनराज राणा उन व्यक्ति का नाम है। अब सुनिए इनके बारे में। माना जाता है कि ये जो राणा परिवार था ना, ये जम्मू क्षेत्र का रहने वाला था। ये जो राणा परिवार था ये कहां का रहने वाला था? ये जो बाद में चंबा में आकर बसे, इन्हीं राणा परिवार के बारे में मैं बता रहा हूं, ये कहां से आए। ये जो राणा परिवार था, कहा जाता है कि ये राणा परिवार जम्मू क्षेत्र का रहने वाला था, ये परिवार। ठीक है जी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जम्मू क्षेत्र का जब ये रहने वाला था, तो आप जानते हैं कि चंबा के साथ ही जो है जम्मू लगा हुआ है, हिमाचल के जो ऊपरी सीमा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो चंबा है, चंबा के साथ में ही लाहौल स्पीति है, और उसी के साथ में क्या है आपका दोस्तों? जम्मू कश्मीर है। ये देखिए, यहां पे आपका चंबा है, ये आपका लाहौल स्पीति है, और यही आपका जम्मू है। तो ये जो राणा रहने वाले थे, ये आपके कहां के राणा रहने वाले थे? ये थे दोस्तों आपके रहने वाले जम्मू के। अब देखिए क्या हुआ। तो कुछ समय बाद ये धीरे 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 नीचे की ओर आने लगे। तो ये इन्होंने भरमौर में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है टुंडा। भरमौर में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है टुंडा। आप दोस्तों इस टुंडा को तांदी से कनेक्ट मत कर देना। टुंडा को तांदी से कनेक्ट मत कर देना। कई जगह वहां पर तांडी भी लिखा होता है, तो कई सोचेंगे कि वो वही तांडी या तांदी है। नहीं, भरमौर में दोस्तों एक जगह है टुंडा या टुंडी खास आता है लिखा हुआ, टुंडा या टुंडी खास, है ना। तो भरमौर में जम्मू में रहते थे, जम्मू से भरमौर में आए, भरमौर में टुंडा या टुंडा नामक स्थान पर ये बस गए। कौन? राणा। ठीक है। जब ये वहां पर बस गए तो धीरे धीरे दोस्तों देखो, लोग क्या करते हैं कि लोग दोस्तों समय के अनुसार आसानी चाहते हैं, आसानी चाहते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल पहले के समय में क्या रहता था? लैंडलाइन रहता था, तो आप एक जगह करके फोन करते थे। अब उसके आने वाले समय में क्या हो गया? फोन आ गया, आप चलकर बात करते हैं। उसके समय में क्या आ गया? ऐसे ईयरफोन आ गए जो फोन के साथ लगते थे। उसके बाद क्या आ गया? नेक बैंड आ गए, वो गर्दन में लटकते थे। अब उसके बाद क्या आ गया? एयरपॉड्स आ गए जो कान में लगते थे। यानी इंसान समय के साथ साथ क्या चाहता है? अपने आप को आसानी चाहता है। तो वो जब ऊपर रहते थे तो वो नीचे नीचे आने लगे। पहले पहाड़ों में, जम्मू में रहते थे, जम्मू से नीचे आए पांगी, पांगी से अब नीचे आए, अब और आगे नीचे जाना चाहेंगे। तो वो क्या करने लगे दोस्तों? वो पांगी घाटी को पार करते हुए उन्होंने अपना जो निवास स्थान बना दिया। इन्होंने निवास स्थान बना दिया दोस्तों त्रिलोकीनाथ के पास। उन्हें नहीं पता था कि त्रिलोकीनाथ जगह है, वो एग्जैक्ट वो जिस जगह पर रहने लगे वो जगह है उदयपुर। आज के समय में जिस जगह पर वो रहने लगे, वो किस जगह में रहने लगे? उदयपुर में।
इन्हीं राणा परिवार में से जो व्यक्ति हुए दोस्तों वो थे ये धनराज राणा, जिन्होंने त्रिलोकीनाथ की जो है स्थापना की है, या ये जो वहां के संस्थापक है, ठीक है, वही है ये धनराज राणा। तो सवाल आपको पहला पूछा जा सकता है कि ये जो, अब देखो त्रिलोकीनाथ से भी काफी ज्यादा सवाल बनते हैं कि ये जो त्रिलोकीनाथ की मूर्ति है ये उदयपुर में है, सबसे पहली बात। दूसरा सवाल, यहां पर जो मूर्ति है दोस्तों अविलोकतेश्वर महाराज की मूर्ति है। देखो इस मूर्ति में है क्या, जो शिवजी भगवान है, शिवजी भगवान के ऊपर बुद्ध धर्म बैठे हुए हैं, जो महात्मा बुद्ध जी हैं वो शिवजी भगवान के सिर के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर पूरे वर्ष दोस्तों देसी घी का दिया जलता है, वो छोटा मोटा दिया नहीं है, कम से कम 5 या 6 फुट का दिया है। जितनी पूरी की पूरी दोस्तों मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ 6 फुट का, अंदाजा कीजिए 6 फुट का दिया, और वहां पर सिर्फ देसी घी ही चढ़ता है, देसी घी वहां पर चढ़ता है। और वहां पर इस त्रिलोकीनाथ का जो मंदिर है उदयपुर में, वहां पर एक मेला भी लगता है, ठीक है, उस मेले का नाम है पौरी मेला। इधर कौन सा मेला लगता है, पौरी मेला यहां पर लगता है। आगे लिखिए, इसी परिवार का एक और राणा की हमें चर्चा मिलती है पुस्तक में, है ना, उस राणा का नाम था दोस्तों हमीरवर्धन। उन राणा का क्या नाम था दोस्तों, हमीरवर्धन। देखो दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, देखो हमारी जो क्लास है वो 40 मिनट की क्लास है जो जूम ऐप पर रेगुलर चलती है। अगर बीच में लिंक खत्म हो जाएगा तो समझ लेना कि आपका डेमो भी खत्म हो गया। इसके बाद आपका एक और डेमो आएगा जिसमें मैम आपका डेमो लेंगे, वो आपका करंट अफेयर्स का डेमो रहेगा। 2 डेमो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमीरवर्धन, अब अगले राणा का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो कौन से राणा है दोस्तों, हमीरवर्धन। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध राणा थे। तो एक बार क्या होता है, इन्होंने दोस्तों कुल्लू के राणा को हराया। कुल्लू के राणा ने क्या किया कि वो आए त्रिलोकीनाथ। अब आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश से दोस्तों चंबा के साथ जो है समीप में ही दोस्तों कुल्लू भी है, कोई ज्यादा दूर नहीं है कुल्लू, ये देखो कुल्लू है। अब अगर आप उदयपुर देखेंगे तो उदयपुर ज्यादा दूर नहीं है, कुल्लू से उदयपुर यहां पे है ना, ये कुल्लू है तो ये आपका उदयपुर है। चंबा के साथ देखो ये जो एरिया डिवाइड हुआ है ये बाद की बात है दोस्तों, पहले ऐसा डिवाइडेड नहीं था कि चंबा इतना था, लाहौल स्पीति इतना था, है ना। पहले अंदाजा लगाया जाता था कि जिस राजा ने जीता वो क्षेत्र उसका, है ना। तो कुल्लू के राणा ने क्या किया कि वो आए, उन्हें पता चला कि यहाँ पर जो है त्रिलोकीनाथ भगवान की मूर्ति है, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसे यहाँ से उठा करके अपने कुल्लू में स्थापित कर दूंगा, मेरी जो रियासत है उसकी महानता हो जाएगी। तो इस हमीरवर्धन ने दोस्तों कुल्लू के राजा को हराया था। अब देखो मैं आपको कुल्लू के राजा से क्यों बता रहा हूं, हमने पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी रियासतें हैं 4, त्रिगर्त, कुलुत, कुलिंद और उदुम्बर। ये जो कुलिंद है दोस्तों, तो ये कुलिंद वही है चंबा के लोग, ठीक है, ये जो चंबा के लोग हैं यही कुलिंद है। तो कुलिंद वाले लोगों ने दोस्तों कुलुत के लोगों को, उनके राणा को हराया था जब वो त्रिलोकीनाथ। दोस्तों अदरवाइज मत ले लेना बात को, अगर कोई कुल्लू हुआ होगा कि मेरे से दुश्मनी पर्सनल लेने लगे, मैंने नहीं लिखी है दोस्तों ये चीजें, ठीक है, ये हमने भी बुक से पढ़ी हुई है, वही चीज मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आगे लिखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश की 4 पुरानी रियासतें रही। सबसे पहली जो रियासत थी पुरानी, उस रियासत का नाम था त्रिगर्त, फिर थी दोस्तों कुलुत, फिर थी कुलिंद, फिर थी औदुंबर, ये 4 पुरानी रियासतें हैं, है ना। त्रिगर्त तो आ गया आपका 3 वो क्षेत्र कांगड़ा वाला, कुलुत तो आपको कुल्लू पता चल गया, कुलिंद मैंने आपको बता दिया, और औदुंबर जो होता है ये एक वृक्ष होता है, जहां जहां पर ये वृक्ष था ना वो सारा का सारा एरिया औदुंबर कहलाता था, ठीक है। आगे चलिए, तो ये जो राणा थे इन्होंने कुल्लू के राजा को भी हराया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो रियासत है ये काफी पुरानी रियासत है, और यहाँ के जो थे वो राणा और जो ठाकुर थे वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है। आगे लिखिए, इस रियासत की स्थापना, ये जो चंबा जो रियासत है दोस्तों, इसकी जो स्थापना का अनुमान लगाया जाता है वो लगाया जाता है 6ठी शताब्दी के आसपास, ठीक है, यानी कि 550 ईस्वी के आसपास जो है इस रियासत की स्थापना का अनुमान लगाया जाता है। इस रियासत की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी, सूर्यवंशी राजा थे एक, उन राजा का नाम था दोस्तों राजा मारू। क्या नाम था, राजा मारू के द्वारा जो है स्थापना की जाती है,
ये जो राजा मारू थे ये थे सूर्यवंशी राजा, और याद रखना जितने भी सूर्यवंशी राजा होंगे वो सारे के सारे होंगे राम भगवान की संतान, राम भगवान की संतान होंगे। और जितने भी चंद्रवंशी राजा होंगे वो सारे के सारे होंगे कृष्ण भगवान की संतान। तो ये जो राजा मारू हुए ये हुए राम भगवान की संतान हुए ये राजा मारू। ठीक है, आगे लिखिए। तो ये जो लोग आए होंगे, ये जो राजा मारू आए होंगे, ये कहां से आए होंगे? अयोध्या। देखो कई बार सवाल ना इतना सिंपल पूछ लिया जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। तो अयोध्या बसा है दोस्तों सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू। एक चीज और देखो दोस्तों, मैं ये चीज आपको इसीलिए ऐसे अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि मुझे 40 मिनट में दोस्तों आपको बताना है। जिस समय हम लिखेंगे तो समय हम काफी स्लो करेंगे और आपको सवाल पूछने का मौका भी दिया जाएगा और हर चीज दी जाएगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप वीडियो के अंत में पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, तो आगे लिखिए। तो मैं बता रहा था कि इस वंश के जो राजा मारू थे, यहां के जो लोग आए वो कहां से होकर से आए होंगे? अयोध्या से होकर आए। गंगा की जो भीतरी घाटी थी दोस्तों उनको उन्होंने पार किया, है ना। और जिस स्थान पर आकर वो रहने लगे उस स्थान का नाम था दोस्तों कल्पा। किस स्थान पर आकर रहने लगे? कल्पा नामक स्थान पर वो रहने लगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि किस तरह से ये संस्थापक बने, है ना। बुक्स में तो आपको मिल जाएगा कि राजा मारू यहाँ के संस्थापक हैं, लेकिन कैसे बने? अब ये कल्पा नामक स्थान पर यहां पर रहना शुरू करते हैं। तो ये जो राजा मारू हुए, इस राजा मारू के दोस्तों 3 पुत्र थे। राजा मारू के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। ठीक है, लिखिए। जो सबसे बड़े बेटा था ना उसको उन्होंने बोल दिया कि आप क्या करो कि आप कल्पा का राजपाट संभालो, कि आप क्या करो कल्पा का राजपाट संभालो। ये आए, उसके बाद ये गए कश्मीर। तो जो उनका दूसरा बेटा था उसको बोला कि आप कश्मीर का राजपाट संभालो। जो उनके साथ उनका एक और बेटा था चला हुआ, है ना। जब उनके साथ उनका एक और बेटा था चला हुआ तो वो जिस जगह पर आए दोस्तों, है ना, उस जगह पर उन्होंने चंबा की स्थापना कर दी। चंबा की क्या कर दी? स्थापना कर दी राजा मारू ने। कब की? सवाल पूछा जाता है 550 ईस्वी में। 550 ईस्वी में राजा मारू के द्वारा चंबा की स्थापना की गई। अब उन्होंने क्या किया? जो उनका तीसरा बेटा था जो ये साथ में आया था, इसका नाम था जय स्तंभ। स्थापना कर दी, जय स्तंभ को यहीं पर ठहराया और राजा मारू दोबारा वापस चले गए। ठीक है, तो राजा मारू दोबारा वापस चले गए, है ना, और जय स्तंभ को दे दिया सारा का सारा कार्यभार। अब जब जय स्तंभ को गए कहां? जहां से वापस आए थे कल्पा। कल्पा से आए थे तो कल्पा ही जाएंगे। ठीक है, अब जो राजा मारू उनका जो बेटा जय स्तंभ था, तो जय स्तंभ के बाद कुछ आगे को आपके राजा चले, जैसे जय स्तंभ, फिर हुआ अगला राजा जल स्तंभ, है ना, फिर अगले राजा हुए। अब देखो आप देखेंगे कि पुस्तक में तो देखो राजा मारू हमें मिलता है, तो हमें जय स्तंभ तो मिला नहीं, जल स्तंभ हमें मिला नहीं, महास्तंभ हमें मिला नहीं। वो इसीलिए आपको पुस्तक में नहीं मिला दोस्तों क्योंकि इन राजा ने इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया। अब आप कौन से राजा पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों हमारे लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ रहती है। एज्यूम कीजिए आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ अपनी क्लास में 2 ही व्यक्ति याद रहेंगे। या तो वो व्यक्ति क्लास का टॉपर होगा या तो वो क्लास का सबसे गया गुजरा लड़का होगा। 2 ही व्यक्ति आपको याद रहेंगे। सेम किस्सा दोस्तों हिस्ट्री में, वही राजा याद रखने हैं, या तो जो राजा सबसे शक्तिशाली राजा है या तो वो राजा जो किसी काम का ही नहीं है। जो बीच वाला राजा है वहां से कभी सवाल बनता ही नहीं है, कभी भी नहीं बनेगा आपको वहां से सवाल। ठीक है, तो वो वैसे राजा हुए ये जय स्तंभ, जल स्तंभ, महास्तंभ। लेकिन बताना तो पड़ता है ना, महास्तंभ।
धीरे 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 ऐसे ही समय बीतता गया दोस्तों। फिर हमारे लिए 550 ईस्वी के बाद जो अगली डेट पढ़ने के लिए मिलती है वो मिलती है 620 ईस्वी। 620 ईस्वी में जो राजा बने वो बने आदित्य वर्मन। वो बने आदित्य वर्मन। चंबा का वो प्रथम राजा जिसने सबसे पहले अपने साथ वर्मन उपाधि लगाई। वह राजा चंबा का जिसने सबसे पहले अपने साथ किस उपाधि का यूज किया? वर्मन उपाधि का यूज किया। वो राजा है दोस्तों आदित्य वर्मन। ठीक है। आदित्य वर्मन के बाद जो अगले राजा हुए बाला वर्मन। बाला वर्मन के बाद जो राजा हुए दिवाकर वर्मन। ठीक है। अब हमारे लिए ये आदित्य वर्मन जो राजा हैं ये इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जय स्तंभ, जल स्तंभ, महास्तंभ और इन सभी राजाओं में। ठीक है। इसके बाद जो अगले राजा हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं दोस्तों, उन राजा का नाम है राजा मेरू। याद रखना जो राजा मारू है वो अलग है और जो राजा मेरू है वो अलग है। राजा मारू ने अपने साथ वर्मन उपाधि नहीं लगाई थी, लेकिन जो राजा मेरू है, मेरू, उन्होंने अपने साथ वर्मन उपाधि लगाई थी। कई कई एग्जाम में क्या रहता है कि आपको पूछा जाता है कि चंबा के संस्थापक कौन है, तो वहां पर राजा मेरू भी आ जाता है ना। ऐसा नहीं समझना है कि राजा मारू ही आएगा, क्योंकि एचपीजीके में ऐसी गड़बड़ छोटी मोटी चलती रहती है। राजा मारू आए या राजा मेरू आए तो आपने कर देना है ना। लेकिन जो राजा मेरू वर्मन है वो अलग है। मेरू वर्मन आएगा फिर मत कर देना राजा मेरू वर्मन भी चंबा के संस्थापक ही हुए, ये नहीं है। ये जो राजा मेरू वर्मन बने ये 680 ईस्वी में राजा बने। 680 ईस्वी में जो राजा मेरू वर्मन है ये राजा बनते हैं। इस राजा ने जो इनका राज्य था, अपने राज्य की सीमा को बहुत ज्यादा बढ़ाया। और दोस्तों पहले जो था, पहले चंबा नहीं था, पहले जहां पर ये राज करते थे वो जगह थी भरमौर। भरमौर का पुराना नाम है ब्रह्मपुर। देखो अभी एक सवाल आया था पीछे, अभी एग्जाम तो मुझे याद नहीं है, कि मनाली का पुराना नाम क्या था? दानघी, है ना। इस तरह से नाम पूछे जाते हैं। तो मेरू वर्मन भरमौर का सबसे कैसा राजा था? सबसे शक्तिशाली राजा था। तो इसने जो अपनी राज्य की सीमा को काफी ज्यादा बढ़ाया, राज्य की सीमा क्षेत्र को बहुत ज्यादा फैलाया इस राजा ने। ठीक है जी, आगे लिखिए। इसने दोस्तों छतराड़ी में एक मंदिर बनाया है, शक्ति देवी का मंदिर। छतराड़ी में शक्ति देवी का मंदिर जो बनाया है वो इसी राजा मेरू वर्मन ने बनाया है दोस्तों। अब राजा मेरू वर्मन बहुत शक्तिशाली राजा हुए तो इन्होंने एक मंदिर नहीं बनाया, इन्होंने बहुत मंदिर बनाए। जैसे छतराड़ी में शक्ति देवी का मंदिर इन्होंने बनाया, इन्होंने सूर्यमुखी मंदिर बनाया। देखो यहां से एक सवाल बनता है, एक कंफ्यूजन करते हैं लोग, सूर्यमुखी मंदिर। देखो आपको आता है हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर वो है नीरथ। ठीक है। सूर्य मंदिर और सूर्यमुखी मंदिर में अंतर है दोस्तों। सूर्यमुखी मंदिर अलग है और सूर्य मंदिर अलग है। जो सूर्य मंदिर हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर है वो है नीरथ में। ठीक है। और ये जो सूर्यमुखी मंदिर है ये है चंबा में। ये किसने बनाया है? राजा मेरू वर्मन ने। और बनाया इन्होंने जैसे लक्षणा देवी मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर वो अलग है। और बनाया है इन्होंने गणेश मंदिर, और बनाया है इन्होंने दोस्तों नरसिंह मंदिर, और बनाया है इन्होंने दोस्तों मणिमहेश मंदिर। अब देखो ये मणिमहेश मंदिर बड़ा जरूरी है ना। मणिमहेश की यात्रा हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी लाइफ में एक बार मणिमहेश की यात्रा जरूर करे। तो मणिमहेश का जो दरवाजा है या जो द्वार है ना दोस्तों, तो वहां पर जो नंदी बना है ना वो पीतल का बना हुआ नंदी है। वहां पर जो नंदी बना है
वो पीतल नंदी की जो मूर्ति है वो पीतल से बनी हुई नंदी की मूर्ति है वहां पे, है ना। ये इस राजा ने इतने मंदिर इसीलिए बना पाया दोस्तों क्योंकि इसने काफी ज्यादा फाइट की होगी, काफी ज्यादा लड़ाइयां की होंगी, है ना। तो इसने दोस्तों कुल्लू के काफी राजाओं को हराया है ना। तो एक मेरुवर्मन की फाइट हुई थी दोस्तों दंतेश्वर वर्मन के साथ, मेरुवर्मन वर्सेस दंतेश्वर वर्मन, फाइट नंबर 1। तो इसमें जो विनर रहे वो रहे मेरुवर्मन, ठीक है। एक फाइट हुई मेरुवर्मन की अमरपाल के साथ, उसमें भी जो विनर रहे वो रहे आपके मेरुवर्मन, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरुवर्मन के बारे में। उसके बाद आपके मेरुवर्मन के बाद जो अगले राजा बने मंदरवर्मन, उसके बाद बने कंतरवर्मन, फिर बने प्रगल्भवर्मन, है ना। इसी तरह से आपके दोस्तों राजा आगे आगे की ओर चलते रहे। दोस्तों इसी तरह से जो है हम हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है पूरा का पूरा कवर करेंगे, है ना। इंडियन ज्योग्राफी भी, इंडियन पॉलिटी भी, हिमाचल प्रदेश के 1 साल के पुराने करंट अफेयर भी, नेशनल जीके के 1 साल के पुराने करंट अफेयर भी, वो आपको डेमो मिल ही जाएगा, है ना। तो ये था आपका आज का डेमो दोस्तों, है ना। अब अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।